रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। आज हम जनरल साइंस का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड है और जिस टॉपिक का नाम जो है वो है नर्वस सिस्टम। आज हम किसको पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का एक टॉपिक एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जितना ये छोटा टॉपिक है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, उतना ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसको आप उसी रेफरेंस में इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में बनते हैं। मैंने आपको टॉपिक का जो नाम बताया वो बताया है नर्वस सिस्टम। तो देखें यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में ही क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तो हम हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए, जो नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, इसकी बात की जाए तो इसका जो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन तंत्रिका तंत्र का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, मानव में सोचना, उसकी अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, सोचना समझना, उसके विचार, उसके जो थॉट हैं वो, तो सोचना समझना, उसके विचार, बैलेंसिंग, सामंजस्य, यहाँ तक कि उसकी जो बैलेंस बनाता है बॉडी का वो संतुलन, मेमोरी, याददाश्त, ये सारे कार्य, ये सब किससे रिलेटेड हैं? तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड हैं। तो मानव में उसकी चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो उसकी बैलेंसिंग हो, चाहे वो उसकी थिंकिंग हो, तो ये जो सारे काम हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग हो, समझना हो, उसके थॉट हो, ये जो सारी चीज़ें हैं उसकी, वो किससे रिलेटेड होती है? वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम परिचय लेते हैं प्रारंभ में, तो ये नर्वस सिस्टम के बारे में एक बहुत ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। नर्वस सिस्टम जो है किस से मिलकर बना है? सेंसरी ऑर्गन इसमें शामिल हैं, सेंसरी ऑर्गन से मिलकर बना है। इसके अलावा इसमें ब्रेन इंक्लूड होता है। मस्तिष्क तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये आपको पता है, तो ब्रेन है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड है। इसके अलावा नर्व्स हैं। इसके अलावा नर्व सेल हैं। अब देखिए, जब किसी भी एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे वहाँ पर बनते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पर हमें मिला है नर्व सेल के बारे में। तो हम लोग तंत्रिका कोशिका की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे को यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँगा ताकि वो आपका क्लियर हो जाए। तो नर्वस सिस्टम की जब बात कर रहे हैं, वो संवेदी अंगों से मिलकर बना है। उसमें ब्रेन, मस्तिष्क शामिल है, उसमें मेरु रज्जु शामिल है, उसी के अंदर नर्व्स यानी तंत्रिकाएँ शामिल हैं, और उसी के अंदर तंत्रिका की कोशिकाएं भी शामिल हैं। तो देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जो शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सी होती हैं? तंत्रिका कोशिका होती हैं। रेलवे में तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका तंत्र का एक इंट्रोडक्शन हमने लिया। देखिए, पहली थी 3 लाइनों में एक महत्वपूर्ण नेशनल लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आपका क्लियर हो गया है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल होती है, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये एक
क्वेश्चन आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर पॉज कर लीजिए जहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट, और उसे अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। जैसे ही आप नोटबुक में नोट करेंगे आपकी सही मायनों में तैयारी होती चली जाएगी और धीरे धीरे एक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपकी नोटबुक में होंगे। तो साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, तभी वीडियो को देखने का फ़ायदा है। अब देखें यहाँ पर आपने सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस में से ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब देखें यहीं पर देखें नर्वस सिस्टम के बारे में। जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 भागों में, 1, 2, 3। एक को बोला जाता है CNS, एक को बोला जाता है PNS और एक को बोला जाता है ANS। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाए। तो देखिए जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के जो 3 पार्ट हैं उन तीनों को क्लियर कर रहा हूँ। 1, 2, 3। पहले को बोला जाता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद इसे बोला जाता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी इसे बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो हमने अगला कौन सा लिखा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद तीसरे नर्वस सिस्टम को तो पहले अडोप्ट ही नहीं किया गया था। ये तो लैंगली नामक साइंटिस्ट थे जिनके प्रयासों से ये प्रमाणित हुआ कि इसके अलावा एक नर्वस सिस्टम एक और पार्ट हमारे बॉडी में काम करता है, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। तो इसका जो श्रेय जाता है वो लैंगली को जाता है, जिनके प्रयासों से यह जो तीसरा वाला पार्ट है वो स्वीकार किया गया और इसे कहा जाता है ANS। ANS का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग तीसरे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तीसरे वाले पार्ट को ANS बोलते हैं। और तीसरे वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसे लिखा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसे क्या लिखाया जाता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम के जो 3 पार्ट है उसमें CNS है, PNS है और ANS है। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। अब जब CNS की बात करते हैं स्टूडेंट, तो CNS के अंदर क्या क्या काउंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या काउंट होता है, उसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर एक जो है मैप या ड्रॉ कर रहा हूँ, एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसी में ये लिख रहा हूँ, आप इसे देखेंगे। अब इसमें एक तो क्या होता है स्टूडेंट, इसमें एक तो होता है ब्रेन। तो इसमें मानव का जो मस्तिष्क है वो शामिल होता है। दूसरी जो शामिल होती है स्पाइनल कॉर्ड, इसे बोला जाता है मेरुरज्जु। तो ये दूसरा जो है वो क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो देखो 2 पार्ट हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। एक को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जो बॉडी का जो केंद्रीय अक्ष है उसके साथ ये स्थित होता है। केंद्रीय अक्ष जो स्थित होता है बॉडी का, उसमें 2 भाग शामिल हैं। एक तो मस्तिष्क शामिल है और एक क्या है? मेरुरज्जु शामिल है। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा परिधीय तंत्रिका तंत्र की जब बात करते हैं
परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकली हुई नर्व से ही होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो क्लियर कर रहा हूँ, परिधीय तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं वो किससे निकलती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलती हैं। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग जो हैं मस्तिष्क के मेरु रज्जु हैं, उन्हीं से कुछ तंत्रिकाएं निकलती और वो क्या बना देती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देती हैं या परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो शामिल होती हैं उनमें एक क्रेनियल नर्व शामिल होती हैं, जिन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है? कपालीय तंत्रिका कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी शामिल होती है उन्हें बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। इन्हें बोला जाता है मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। तो मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस से ही निकलती हैं। सीएनएस का जो ब्रेन होता है, ब्रेन से ही क्या निकलती हैं? क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, जिन्हें कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं स्टूडेंट, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, इन्हें मेरु रज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। तो आप लोगों के सामने एक जो मैप मैंने बनाया है वो डायग्राम बना दिया है नर्वस सिस्टम का, बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है। और जो तीसरा वाला पार्ट है इसे तो पहले स्वीकार ही नहीं किया गया था, मैंने आपको बताया है स्टूडेंट। तो देखिए महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन फिर भी इसको स्वीकार नहीं किया गया था कि क्या इस तरह का कोई नर्वस सिस्टम भी बॉडी में काम करता है। लेकिन लैंगली ने इसे प्रमाणित कर दिया और उसके बाद इसको स्वीकार कर लिया गया कि हाँ बिल्कुल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी बॉडी में काम करता है। तो इस तीसरे वाले को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हम लिखते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ये जो होता है दो प्रकार का होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे लिखा जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है और मैंने एक एक चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। ये डायग्राम में थोड़ा सा बोर्ड से हट जाता हूँ ताकि आप इसको आराम से नोट कर पाएँ। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहले नोट करेंगे उसमें जो सीएनएस है, सीएनएस है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे ब्रेन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रेन का हम लोग लेंगे। अब देखें, नर्व्स, नर्व्स को आप क्या बोलते हैं? तंत्रिकाएं। तीन प्रकार की तंत्रिकाएं, मोटोर, जो मोटोर है कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टरी ऑर्गन। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मोटोर नामक तंत्रिकाएं होती हैं, तीन प्रकार की तंत्रिकाएं हैं। सेंसरी, और थर्ड प्रकार की है मिक्स्ड।
तो जो मोटोर नामक तंत्रिकाएं शरीर में होती हैं वो कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन। तो जो प्रभावित अंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावित अंग तक संवेदी सूचनाओं को वो भेजता है। तो मोटोर नामक जो तंत्रिकाएं होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचना को कहाँ भेजेगा, प्रभावित अंग तक भेजेगा। अर्थात जैसे मान लीजिए हाथ पर कोई आलपिन चुबा दिया गया है तो यहाँ पर एक सूचना जो होती है कहीं ना कहीं हाथ को हटा लेना है, हाथ को हटा लेने की सूचना ब्रेन से होती हुई आएगी संवेदी अंग तक, तो ये मोटोर नामक तंत्रिकाओं से होती हुई आएगी। तो मोटोर नामक तंत्रिकाएं आपके शरीर में होती है। मोटोर नामक जो तंत्रिकाएं वो मैसेजेस को कंडक्ट करती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन। अब देखें सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी टाइप नर्व्स कंडक्ट्स messages from sensory organ to CNS। तो देखें हाथ पर आलपिन चुबा दिया गया है तो जैसे ही आपको पेन होगा तो ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सूचना मिल जाएगी। हाथ पर अगर कोई गर्म वस्तु आपके हाथ में आ गई है तो वो गर्म वस्तु का जो मैसेज होगा वो आपके हाथ से होता हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक पहुंच जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ये जो कार्य होगा ये किसके द्वारा होगा, सेंसरी नर्व्स के द्वारा होगा। तो दूसरे प्रकार की जो नर्व्स होती हैं स्टूडेंट वो सेंसरी नर्व्स होती हैं और सेंसरी नर्व्स का काम है कि जो इफेक्टर ऑर्गन होता है वहाँ से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को कंडक्ट करना। जबकि जो मिक्स टाइप की जो नर्व्स होती हैं ये बोथ टाइप फंक्शन करती हैं, अर्थात यह मोटोर की तरह भी कार्य करती हैं और सेंसरी नर्व्स की तरह भी कार्य करती हैं। तो इसका फंक्शन कैसा होता है, बोथ टाइप होता है, ये मिक्स टाइप की नर्व्स होती है। तो तीनों प्रकार की नर्व्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब हमारा जो सबसे पहले है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ हम जानकारियाँ लेना चाह रहे हैं, वो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले है उसमें CNS को क्या बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसमें दो भाग जो आपने लिए थे उसमें एक तो था ब्रेन को आप हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं मस्तिष्क। जब मस्तिष्क की बात करते हैं तो मानव में जो मस्तिष्क होता है वो उसके कपाल में बंद होता है। तो जो यहाँ पर देखा जाए जो मस्तिष्क बंद होता है तो वो ऊपर वाले शरीर के जो भाग है उसमें बंद होता है। यह अस्थियों के एक खोल, एक कवर है, एक तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें ये क्लोज्ड होता है। अस्थियों के एक खोल क्रेनियम, इसे क्या बोला जाता है, क्रेनियम में बंद होता है। तो अस्थियों के एक खोल में बंद होता है जिसे क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 8 होती हैं। तो कुल मिलाकर क्रेनियम में नंबर ऑफ बोन्स 8 होती हैं। जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क मांसल भाग होता है। तो मस्तिष्क मांसल भाग होता है। मस्तिष्क की बात की जाए, मस्तिष्क का औसत भार 1350 से
1450 ग्राम होता है। प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो देखिए अभी दूसरी स्लाइड में या तीसरी स्लाइड में ही एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्ज़ाम के रेफरेंस में आपके सामने है। बताइए मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो स्टूडेंट जो औसत भार है उसकी जब हम बात कर रहे हैं, मस्तिष्क की बात की जा रही है, 1350 से 1450 ग्राम उसका औसत भार है। ये आपके नोट्स में नोट होना चाहिए। ये आपके रेलवे जैसी परीक्षाओं में, एसएससी जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट भाग है मस्तिष्क है। मस्तिष्क से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं, मस्तिष्क की जब बात कर रहे हैं तो मस्तिष्क का बाहरी आवरण मेनिनजिस कहलाता है। अब देखिए जो मस्तिष्क का बाहरी आवरण है वो मेनिनजिस कहलाता है। मेनिनजिस की अगर हम लोग बात कर लें तो मेनिनजिस के जो है बाहर वाले भाग के 3 भाग होते हैं। इसे ड्यूरामीटर कहते हैं, एरेक्नोइड कहते हैं, पायोमीटर कहते हैं। तो इन पे कोई वैसे विशेष क्वेश्चन बनते नहीं है, तो इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत हमको है भी नहीं। जैसे ड्यूरामीटर कहा जा रहा है, एरेक्नोइड कहा जाता है, पायोमीटर कहा जा रहा है, ये 3 भाग और बताए गए मेनिनजिस के। पर आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन में जो मेनिनजिस है वो सबसे बाहरी आवरण को कहा जा रहा है मस्तिष्क के। तो मेनिनजिस में अगर मान लीजिए मेनिनजिस की सबसे बाहरी आवरण में मान लीजिए वायरस का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो इसी रोग को कहा जाता है मेनिनजाइटिस। एक तरह का मस्तिष्क का बुखार भी आप इसको कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मेनिनजाइटिस है, मेनिनजाइटिस किस तरह का इन्फेक्शन है? इट इज़ वायरल इन्फेक्शन। ये कैसा संक्रमण है? ये विषाणु से होने वाला संक्रमण है। तो कुल मिलाकर मेनिनजाइटिस की जब बात की जाती है तो इसमें सिर दर्द रहना, उल्टी जैसा महसूस होना, यहाँ पर थोड़ा सर मस्तिष्क का दर्द होना और अधिक संक्रमण हो जाए तो व्यक्ति बेहोश तक इसमें हो जाता है। तो ऐसा संक्रमण है जिसे मेनिनजाइटिस कहा जाता है। तो मस्तिष्क का बुखार भी इसको सामान्य रूप से कह दिया जाता है। तो मेनिनजाइटिस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी आवरण है मेनिनजिस, उसमें वायरल का इन्फेक्शन मेनिनजाइटिस कहलाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। बताइए मेनिनजाइटिस किस प्रकार का इन्फेक्शन है, किस प्रकार का संक्रमण है? इट इज़ वायरल इन्फेक्शन। यह कैसा संक्रमण है? यह वायरस के द्वारा होने वाला संक्रमण, विषाणु जनित रोग है जिसे मेनिनजाइटिस कहते हैं। फिर आपसे जो पूछा जाता है बताइए मेनिनजाइटिस नामक जो विषाणु का संक्रमण होता है वो शरीर के किस भाग में होता है? तो शरीर के स्टूडेंट किस भाग में हो रहा है? मस्तिष्क में हो रहा है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है। तो मेनिनजाइटिस की हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात की है। अब देखें मस्तिष्क के बारे में। जो ब्रेन सेल होती है, ब्रेन सेल की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। तो आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब की मृत्यु होती रहती है और नई कोशिकाएं उनकी जगह बनती रहती है। आपके शरीर में हज़ारों लाखों कोशिकाएं हैं और उनकी मृत्यु होती जाती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं लगातार बनती रहती है। लेकिन हम हमारी जब माँ के गर्भ में होते हैं और उस समय जो हमारे शरीर में मस्तिष्क की कोशिकाएँ बनती है, जीवन भर वही कोशिकाएँ रहती हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। बताइए शरीर के किस भाग की कोशिकाओं की कभी मृत्यु नहीं होती है? आपको ये ध्यान रखना है। मस्तिष्क कोशिकाएं शरीर का ऐसा भाग है जिनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। तो ब्रेन के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की जो सेल्स है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, ब्रेन सेल्स की कभी डेथ नहीं होती है। अगर हम लोग ब्रेन सेल्स की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रेन सेल की सबसे कम रीजनरेशन पावर को क्या बोला जाता है? पुनरुद्भुदन क्षमता।
तो ब्रेन सेल की सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। तो ब्रेन सेल की सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता होती है। पुनरुद्भवन क्षमता किसे बोला जाता है? पुनरुद्भुदन क्षमता बोला जाता है खुद को स्वयं को ठीक कर लेने की क्षमता। मान लीजिए चमड़ी के अंदर आपके कोई कट लग गया है, कोई घाव लग गया है, तो चमड़ी उसे अपने आप रिपेयर कर लेती है, उसे अपने आप ठीक कर लेती है। तो चमड़ी पर अगर कट लग जाता है तो वो एक सीमा तक अपने आप ठीक हो जाता है। ये कहा जाता है रीजनरेट होने की पावर या रीजनरेशन पावर इसको कहा जाता है। तो रीजनरेशन पावर शरीर में एक सीमा तक होती है। तो बताइए सबसे कम रीजनरेशन पावर किसके अंदर होती है? मस्तिष्क कोशिका पे होती है। अगर इसके ऊपर एक बार चोट लग जाए तो ये अपने आप को आसानी से रीजनरेट नहीं कर पाती है, ये खुद को ठीक नहीं कर पाती है। इसीलिए जैसे मेमोरी लॉस हो जाना, दिखाई देना बंद हो जाना, ऐसे या दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं मस्तिष्क की चोट लगने पर। तो आपको ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर कौन सा ऐसा भाग है जिसकी कोशिकाओं की कभी डेथ नहीं होती है। मस्तिष्क कोशिकाओं की कभी डेथ नहीं होती है। और मस्तिष्क कोशिकाओं की बात की जाए तो इनकी रीजनरेशन पावर भी शरीर में सबसे कम होती है। देखो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जब कर रहे हैं, एक टॉपिक से रिलेटेड कई पॉइंट्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन के बेस बनेंगे और सक्सेस का आधार बनेंगे। जब सबसे कम रीजनरेशन पावर की बात की है तो बताइए शरीर में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर किसकी होती है? यकृत की होती है। किसकी होती है? लीवर की होती है। तो देखो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल गया है कि बताइए शरीर में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किस अंग की होती है? तो यकृत की होती है। सबसे कम रीजनरेशन पावर किस भाग की होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं की होती है, ब्रेन सेल की होती है सबसे कम रीजनरेशन पावर। अगर हम लोग बात करें कि शरीर का सबसे बड़ा अंग तो वो कौन सा है? त्वचा। उसे क्या कहा जाता है? स्किन। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है स्टूडेंट्स? त्वचा है, यानी स्किन है। लेकिन सबसे बड़ा अंग तो त्वचा है, और अगर दूसरा बड़ा अंग की बात की जाए तो वो क्या है? लीवर है। लीवर को ही क्या बोला जाता है? यकृत बोला जाता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग तो कौन सा है? त्वचा है। और शरीर का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है, यानी कि वो कौन सा है? वो लीवर है। तो आपको यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर करवा दिए हैं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण बेस बनेगा, प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्शन का आधार बनेगा। अभी देखेंगे, एक तो हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब बात की थी उसके अंदर किसको पढ़ा है? इसके अंदर हम लोगों ने ब्रेन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ ली। इसके अलावा फिर क्या होता है? इसके अलावा फिर होता है स्पाइनल कोड होती है, जो जहाँ यहाँ पर स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पाइनल कोड की बात की जाए तो जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के पश्च भाग मेंडुला आम्लांगेटा, मेंडुला आम्लांगेटा से रज्जु समान निकलती है। तो मस्तिष्क का जो पीछे का भाग होता है ये नेज़ल कैविटी है, ये आई से बनाई है, मैंने मस्तिष्क बना दिया है। मान लीजिए ये आपका मस्तिष्क है। मस्तिष्क के पीछे वाले भाग से ऐसे एक रस्सी की तरह ये निकलती है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? स्पाइनल कोड बोला जाता है। स्पाइनल कोड हड्डियों के खोखले भाग में बंद होती है। हड्डियों के इस खोखले भाग में जो बंद होती है इसे वर्टिब्रल कोलन बोलते हैं। और हर ये वर्टिब्री, ये हर हड्डी का एक खोखला भाग जो कहलाता है वो वर्टिब्री कहलाता है। वर्टिब्री को आप हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को तो आप कहते हैं कशेरुक। तो देखिए जो मस्तिष्क के ब्रेन है जो 1350 ग्राम का क्रेनियम में बंद होता है, क्लोज्ड होता है, उसी का जो पीछे वाला पश्च वाला भाग है मेंडुला आम्लांगेटा, जो पश्च भाग है उसी से रज्जु के समान स्पाइनल कोड निकली हुई होती है। अगर हम इस स्पाइनल कोड की जब बात कर रहे हैं, इस स्पाइनल कोड की जब बात कर रहे हैं, इसको अगर हम ट्रांसफर सेक्शन में इस तरह से काट दें, ट्रांसफर सेक्शन
सेक्शन में अगर इसको काट दिया जाए, ट्रांसवर्स सेक्शन में काट दिया जाए तो ये इस तरह की दिखाई देती है, ये इस तरह की दिखाई देगी। जहाँ पर आपको मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है, तो अंदर का भाग इसमें गहरा होता है। तो ध्यान रखें, स्पाइनल कॉर्ड को जब काट दिया जाता है तो इसका जो बाहरी भाग होता है, जो इसका आउटर पार्ट होता है, जो इसका आउटर पार्ट है वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो जिसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है वाइट मैटर बोला जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, श्वेत द्रव्य बोला जाता है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांसफर सेक्शन काट दी जाए तो बाह्य द्रव का जो द्रव होता है वो क्या कहलाता है, वो बाह्य द्रव जो कहलाता है वो वाइट मैटर कहलाता है। जबकि भीतरी द्रव अपेक्षाकृत गहरे रंग का होता है। जबकि भीतरी द्रव्य जो होता है, जिसे भीतरी द्रव्य को आप क्या कहेंगे, इनर पार्ट जो कहेंगे, इनर जो मैटर होता है वो कैसा कहलाता है, उसी को विज्ञान में नाम दिया गया है। इसे गहरे रंग का होता है, इसीलिए ग्रे मैटर कहा गया है। ग्रे मैटर को आप हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को धूसर द्रव्य कहते हैं। तो ये कैसा होता है, ये धूसर द्रव्य होता है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। कशमेरू रज्जु का जो बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है, वाइट मैटर कहलाता है। जबकि इसका भीतरी भाग जो धूसर रंग का होता है वो क्या कहलाता है, ग्रे मैटर यानी कि धूसर द्रव्य कहलाता है। ये आपकी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम निकलता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये ब्रेन है, ब्रेन से कुछ नर्व्स ईयर में जाएंगी, कुछ नोज़ में जाएंगी, कुछ लिप्स में जाएंगी। तो इस तरह ब्रेन से भी ऑर्गन्स को जाने वाली नर्व्स निकलती हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। क्रेनियल नर्व्स को क्या बोला जाता है, कपालीय तंत्रिकाएं बोला जाता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स, आपकी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। बताइए, मानव में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है बताइए मानव में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो वो 24 है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जोड़ी में पूछ रहा है, पेयर्स के रूप में पूछ रहा है तो 12 पेयर होते हैं। अगर तंत्रिकाओं की संख्या पूछ रहा है तो वो 24 के रूप में होती हैं। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलती हैं ये कितनी होती हैं, ये 12 पेयर होती हैं, 24 पेयर होती हैं। इसी के अलावा जो ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से भी नर्व्स निकलती हैं और विभिन्न ऑर्गन्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई होती हैं। तो जब हम स्पाइनल कोड की बात करते हैं, स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है, उन्हें कपालीय तंत्रिका कहा जाता है। और इनकी जो संख्या होती है 31 पेयर होती है, यानी संख्या कुल मिलाकर कितनी होती है, 62 होती है।
तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, जबकि स्पाइनल कोड में नंबर ऑफ वर्टिब्री तो 33 होती हैं, लेकिन स्पाइनल नर्व्स जो निकलती हैं उनकी संख्या 31 पेयर होती है, यानी टोटल मिलाकर 62 होती है। तो बता आपके लिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स जो आपको याद रखने हैं। बताइए मानव में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। जबकि कशेरुक तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसकी उत्पत्ति तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही होती है और विभिन्न अंगों को ये सप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर संख्या की तो बात की है, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की है। अब इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से ही कुछ नर्व्स मिलती हैं और वो क्या बना देती हैं? वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बनाती है। लेकिन आज तक ये अभी प्रमाणित नहीं हो पाया है कि कितनी और कौन कौन सी नर्व्स मिलकर के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो कितनी और कौन कौन सी नर्व्स मिलकर के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बनाती है ये प्रमाणित तो नहीं हो पाया है, लेकिन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बॉडी में होता है, ये प्रमाणित हो चुका है। 1921 का समय आया और एक वैज्ञानिक का नाम है जो आपकी नोटबुक में आपको नोट करना है। इस वैज्ञानिक का नाम था लैंगली। तो जो है 1921 में लैंगली नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रमाणित किया। लैंगली नामक वैज्ञानिक ने जो प्रमाणित किया वो क्या कहलाता है? वो ANS कहलाता है। ANS को क्या बोला जाता है? ANS को बोला जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसे क्या बोला जाता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक को बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे को बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखें, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाती है इसे हिंदी में बोला जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जबकि पैरासिम्पैथेटिक को बोला जाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है। अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर में काम करता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब बात करते हैं तो जैसे शरीर के बाल खड़े हो जाना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपके शरीर में काम करता है तो आपके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, आपके शरीर में हृदय की धड़कन बढ़ जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इसके अलावा आँख की पुतली फैलना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। आँख की पुतली फैल जाना, मूत्राशय की पेशियों का विमोचन, मूत्राशय की पेशियों का विमोचन होता है। श्वसन दर बढ़ जाना, देखिए सब कुछ लगभग बढ़ रहा है।
आँख की पुतली फैल जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, बाल खड़े हो जाते हैं, श्वसन दर बढ़ जाता है, मूत्राशय की पेशियों का विमोचन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट, लार का स्राव कम हो जाता है। तो जो स्लाइवा का सीक्रेशन है वो यहाँ पर कम हो जाता है। व्यक्ति की खाने पीने की इच्छाएं अभी कम करने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखें, इम्पोर्टेंट, आंत्र के क्रमानुकुंचन कम हो जाना। तो ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सामूहिक प्रभाव, सामूहिक कम्युलेटिव इफेक्ट क्या होता है, भय है, पीड़ा है, दुख है, तो इन स्थितियों में जब आप महसूस करते हैं भय, आप पीड़ा महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, तो उन स्थितियों में आपके शरीर में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो बाकी सिम्टम्स है लगभग वो सामान्य हो जाएंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर दो अंतर जो बार बार क्वेश्चन की अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखना। एक तो लार का स्राव बढ़ जाता है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में लार का स्राव कम हो गया था। यहाँ ध्यान रखना कि लार का स्राव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कम हो जाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब शरीर में काम करेगा तो लार का स्राव बढ़ जाता है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट जो आपका है, आंत्र के क्रमानुकुंचन बढ़ जाते हैं। तो आंत्र के क्रमानुकुंचन भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आंत्र के क्रमानुकुंचन बढ़ जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर पूछा जाए बताइए इसका सामूहिक प्रभाव शरीर पर कैसा होता है, आराम और सुख, हर्ष, प्रसन्नता, ये इसका सामूहिक प्रभाव है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सामूहिक प्रभाव शरीर पर कैसा होता है, तो आराम और सुख और प्रसन्नता ये इसके सामूहिक प्रभाव है जिन स्थितियों में शरीर पर काम करता है। लैंगली ने इसे प्रमाणित किया था। तो एक बहुत छोटा सा चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है तो छोटा सा चैप्टर, लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर बनते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंपेयर करना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो एसएससी में, सीजीएल में भी पहले पूछे गए हैं, आगे भी संभावना इनकी रहती है। तो आपके लिए ये दोनों महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद रखिएगा, नोट्स साथ में बनाते जाइएगा। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।